हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग प्रीवियस जो वीडियो गया था उस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक्चुअल में सेट होता क्या है और सेट से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट था, मतलब सेट का जो परिभाषा से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट था उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को कहीं भी सेट में समुच्चय के परिभाषा में कहीं भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सेट से संबंधित मैंने जो भी बेसिक कंसेप्ट आपको दिया उसमें कहीं भी किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत होगी तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जो है सॉल्यूशन जरूर आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द दे सकूं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग सेट में आगे बढ़ते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से सीखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर सेट है, ठीक है ना, जो भी सेट है उस सेट को हम लोग जो है हमेशा कैपिटल लेटर से जो है हम लोग दिखाएंगे। ठीक है ना, जैसे सेट को सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट, मतलब इस तरीके से करते हुए एक्स वाई जेड, इस तरीके से जो है हम लोग चाहें तो सेट को दर्शा सकते हैं। तो जितने भी सेट्स होंगे उनको कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उन कैपिटल लेटर्स के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे सेट को दर्शाने का। पहला, अगर एलिमेंट्स, सेट का जो एलिमेंट्स होता है, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था कि सेट में मतलब संग्रह में या कलेक्शन में जो भी मेंबर्स हैं, जो भी लोग हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, उनको दर्शाते हैं हम लोग स्मॉल लेटर से। तो जैसे ए, बी, सी एंड सो ऑन, एक्स वाई जेड, ये सब क्या हो जाएंगे, सब स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। तो सेट को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल लेटर से और उनके एलिमेंट्स को, उनके मेंबर्स को, उनके ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किससे दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं डाउट नहीं होगा। अब आइए हम लोग थोड़ी सी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है चीजों को। ठीक है ना, क्योंकि यही आपका बेसिक कंसेप्ट है और यहां से अगर आपने एक बार सेट को सही से कवर कर लिया तो मैंने आपको जैसा कि जो प्रीवियस वीडियो गया था उसमें भी बताया था कि ये सेट वाला जो चैप्टर है ना, आगे के आपके क्लासेस के लिए, चाहे वो 12th क्लास हो या हायर मैथमेटिक्स जो है, वहां पे कहीं ना कहीं यूज होगा। केवल सेट के बारे में आपको इसी क्लास में और बस इसी चैप्टर में पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको सेट कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जो नॉलेज होगा ना, ये नॉलेज आपको हर जगह इस्तेमाल करना है, एमएससी तक। ठीक है ना, एमएससी तक जो है ये आपको इस्तेमाल में मिलेगा। पीएचडी मैंने करा नहीं है तो मैं बता नहीं सकता कि पीएचडी में होगा कि नहीं। हाँ, पीएचडी जब मैं करूंगा तो उसमें बता दूंगा। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए, तो मैं क्या बताने जा रहा था, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक अंग्रेजी, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बनाया। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 ही स्वर हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के 5 ही वोवेल्स हैं, है कि नहीं। वो कौन कौन से हैं आपको पता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है ना, यही है। और सेट को दर्शाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, सेट को दर्शाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट का इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश अल्फाबेट है तो आप चाहें तो वोवेल्स हैं तो इसको आप कैपिटल भी से दर्शा सकते हैं। याद रखिएगा, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको इस तरीके से हम लोग लिखते हैं और उनको जो ब्रैकेट में इस तरीके से रखेंगे और ये जो ब्रैकेट होगा ये कर्ली ब्रैकेट होगा। ठीक है ना, जस्ट देखिए। अब देखिए, ये ए जो है सेट वी में है कि नहीं। हाँ, पहले बात तो मैंने जस्ट अभी बताया ना कि जो सेट होंगे उनको कैपिटल लेटर से हम लोग दिखाएंगे। बिल्कुल, तो कैपिटल लेटर वी सेट को दर्शाता है और उसके अंदर आने वाले जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, उनको स्मॉल लेटर से दर्शाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि क्या ए जो है वी में है, आप कहेंगे हाँ सर ए जो है वी में है, मतलब आप कहेंगे कि ए समुच्चय वी में है, ए समुच्चय वी में है। और अगर ए समुच्चय वी में है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको बोलेंगे ए बिलोंग्स टू वी। मैं क्या बोलूंगा, ए बिलोंग्स टू, मैं एक बार लिख दे रहा हूं,
A belongs to V, A belongs to V, इस तरीके से। अब आप बात आती है कि सर इतना बड़का लिखेंगे, ठीक है, इतना बड़का लिखेंगे नहीं, इसको दर्शाने का क्या तरीका है, तो ध्यान से देखिए, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। क्या बोला जाता है, मैं लिख दे रहा हूं एप्सिलॉन, इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन। मैं लिख रहा हूं एप्सिलॉन, 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 ठीक है ना, एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है जिसको हम लोग बोलेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, मतलब ये जो है मतलब में है, ये बिलोंग्स टू क्या बताएगा, में है, ठीक है ना। तो अगर अब देखो, अब इसको कैसे दर्शाएंगे, जैसे ए समुच्चय V में है या ए बिलोंग्स टू V, तो इसको लिखेंगे कैसे, ए देखो पढ़ेंगे कैसे, बिलोंग्स टू V, इस तरीके से लिखें, ए बिलोंग्स टू V। और ए बिलोंग्स टू V का मतलब क्या है, ए V में है, ए समुच्चय V में है, इसको इस तरीके से हम लोग जो है रीड करेंगे, ठीक है ना। ये बहुत मैटर करता है स्टूडेंट्स की हम लोग कैसे रीड करेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सी, अगर मैं बात करूं कि क्या ई जो है बिलोंग्स टू V है, तो आप बोलेंगे यस सर, ई जो है बिलोंग्स टू V है, तो इसको लिखेंगे ई बिलोंग्स टू V। याद रखिए, थोड़ा सा पढ़ने का ढंग सीख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे हो चाहे अंग्रेजी वाले बच्चे हो, दोनों लोग ध्यान में रखिए, ई बिलोंग्स टू V, क्या बोलेंगे, ई बिलोंग्स टू V। बट अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बोलूं स्मॉल h बिलोंग्स टू V है, स्मॉल h बिलोंग्स टू V है, तो आप कहेंगे नहीं सर स्मॉल h V में तो नहीं है ना, तो इसको दर्शाने के लिए कैसे, इस तरीके से, ये बिलोंग्स टू वाला और इसको इस तरीके से मार देंगे, देखिए इस तरीके से कट कर देंगे, और जैसे इस तरह से कट करेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये हो जाएगा h does not belong to V, इसको क्या बोलेंगे, h does not belong to V, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि h V में नहीं है। यहां पे क्या था, a V में है, लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे, h V में नहीं है, समझ में आ रहा है ना, h V में नहीं है, और उसको किस तरीके से राइट करना है और किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से पढ़ना है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कहीं कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आइए मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखा रहा हूं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं मान लीजिए कुछ और भी समुच्चय ले रहा हूं, ठीक है ना, कुछ और भी समुच्चय ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ और भी मैं समुच्चय ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 42 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय, गुणनखंडों का समुच्चय। अब गुणनखंड यानी फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स को हिंदी में आप गुणनखंड भी बोलो या डिवाइजर के रूप में इंग्लिश में बोल सकते हैं। फैक्टर को ही डिवाइजर भी बोला जाता है, और डिवाइजर मतलब भाजक, और भाजक मतलब भाग देने वाला। भाजक मतलब क्या होता है, भाग देने वाला। अर्थात 42 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाता है वही क्या कहलाएंगे, 42 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब उनका हमको क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो नाउ से अब फैक्टर है तो इसको मैं कैपिटल F मान ले रहा हूं, और ये हो जाएगा, मैंने बोला ना कि इसको दिखाने के लिए हम लोग जो है ये कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, मजले क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो 42 को कौन कौन 42 में बताइए, एक का भाग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करूं कि क्या 42 में 2 का भाग जाएगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल जाएगा। अगर मैं तीसरी बात करूं कि क्या इसमें जो है 3 का जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। 4 का जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, है कि नहीं, 4 का नहीं जाएगा। 5 का जाएगा, नहीं। 6 का जाएगा, हाँ 6 का जाएगा। 7 का जाएगा, हाँ 7 का भी जाएगा। 8 का जाएगा क्या, नहीं। 9 का जाएगा क्या, नहीं। 10 का जाएगा, नहीं। 11 12 नहीं जाएगा। 13 नहीं जाएगा। 14 का जाएगा, है कि नहीं। 14 के बाद जो है अगर किसी का जाएगा तो वो होगा 21, और 21 के बाद अगर किसी का जाएगा तो वो होगा 42। तो 42 जो है 42 जो है 42 के गुणनखंडों का जो मैंने समुच्चय बनाया ये है, और ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड है, तभी तो समुच्चय है।
यहाँ पे हम लोग देख कर एकदम क्लियरली बता सकते हैं कि 42 के केवल यही गुणनखंड है, इनके अलावा कोई नहीं है। डेट इज वाई यह जो है एक समुच्चय है। नाउ अगर मैं बात करूं कि क्या 7 बिलोंग्स टू एफ है, क्या 7 एफ में है, तो आप कहेंगे यस सर 7 तो एफ में है, 7 जो है एफ में है, बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं क्या 15 बिलोंग्स टू एफ है, 15 बिलोंग्स टू एफ है, आप कहेंगे नहीं सर 15 तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है इसमें, तो इसको देखो, इसमें क्या बोलेंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है ना, 15 डज नॉट बिलोंग टू एफ। हिंदी में कैसे बोलेंगे, 15 समुच्चय एफ में नहीं है, 15 समुच्चय एफ में नहीं है, इस तरीके से। तो उम्मीद है आप ये बात तो समझ लग गए होंगे कि अगर इस तरह की चीजें आएंगी तो आप कौन है कौन नहीं है ये आप जो है क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं बोल दूं क्या 42 इस एफ में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 42 जो है बिलोंग्स टू एफ है कि नहीं, बिलोंग्स टू एफ है, दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स तो प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि 11वीं क्लास जो है आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता है, और मैंने पहले ही आपको बता रखे हैं कि 11वीं क्लास को अगर आपने सही से पढ़ाई करी तो 12वीं क्लास में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। 12वीं क्लास का मैथमेटिक्स भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, 12वीं के बाद अगर आप किसी अच्छे कंपटीशन को देना चाहते हैं तो उस कंपटीशन में आप अपने आप को बहुत बेहतर पाएंगे अगर आप 11वीं से अभी से जो है अगर सही से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए तो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको अभी जो टॉपिक मैंने ये समझाया ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि सेट को रिप्रेजेंट करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है ना। मतलब सेट्स को रिप्रेजेंट करने की विधियां मैं लिख रहा हूं, समुच्चय को रिप्रेजेंट करना मतलब प्रदर्शित करना, प्रदर्शित या निरूपित करने की विधियां। नाउ सी, अब देखिए समुच्चय जो होता है, समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, सेट को दिखाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो मैं अभी जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले दिखा दिया है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। पहला तरीका होता है, ध्यान से सुनिए, पहला तरीकों को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। मैं अंग्रेजी में पहले लिख रहा हूं, रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। अगर कहीं स्पेलिंग एरर हो तो स्टूडेंट थोड़ा सा उसको ध्यान में रखिएगा। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है रोस्टर रूप या रोस्टर विधि भी आप बोल सकते हैं, या इसी को आप बोलते हैं सारणीबद्ध रूप या विधि। रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोला जाता है समुच्चय निर्माण विधि या रूप, समुच्चय निर्माण रूप या विधि, जो भी आप बोलिए, ठीक है ना। तो देखिए समुच्चय जो होता है, जो सेट होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, पहला। दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। फर्स्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले इसको सीख लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और फिर हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। नाउ सी, अगर मैं बात करूं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें समुच्चय के जो अवयव होते हैं, ठीक है ना, समुच्चय के जो अवयव होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को पहले क्या करते हैं, एक सूचीबद्ध तरीके से रखते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जितने भी समुच्चय के अवयव होंगे उन सभी को एक लिस्ट, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। समझ लीजिए, मैंने बोला ना कि लिस्ट बना लेंगे या उसको एक सूचीबद्ध तरीके से रखेंगे, और फिर
प्रत्येक अवयव को कामा के माध्यम से अलग करेंगे और फिर उनको मजले ब्रैकेट में अर्थात करली ब्रैकेट में उसको हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। वो रूप होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप होता है। इस तरह से बातें नहीं समझ में आए तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे अभी जस्ट मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, मैंने अभी जस्ट बोला कि इंग्लिश अल्फाबेट मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मैंने क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय, तो समुच्चय को मैंने वी से, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट इज व्हाई मैंने वी लिखा, ठीक है ना। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने बोला ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर आते हैं, जो वॉवेल्स आते हैं, वो कौन कौन है, ए आई, ई आई, ओ, यू, यही 5 है ना। इन पांचों का एक लिस्ट बना देंगे। मैंने क्या करा, मैंने पांचों का लिस्ट बनाया, ए, ई, आई, ओ, यू, मैंने लिस्ट बना दिया। और लिस्ट बनाकर जो है, लिस्ट बनाने का मतलब एक सारणीबद्ध तरीके से, मतलब एक जो है सूचीबद्ध तरीके से मैंने क्या करा, उसको रख दिया। सारणीबद्ध नहीं, सूचीबद्ध तरीके से मैंने रखा और इनको क्या करा, एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। मतलब इनको जो है मैंने इनकी एक लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने का मतलब जो मैंने एक तरीके से रख दिया और फिर मैंने क्या करा, उनको कॉमन के माध्यम से, मतलब कामा लगा के उनको अलग कर दिया और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। तो वो फॉर्म हो जाता है आपका रोस्टर फॉर्म, सारणीबद्ध रूप, ठीक है ना। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। वहीं अगर जस्ट मैंने बोला कि 42 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय, तो गुणनखंड यानी अब देखिए फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर को f से दर्शाइए। अब कौन कौन से थे, तो आप कहेंगे सर 1 था, 2 था, 3 था, फिर 6 था, 7 था, फिर 12 डायरेक्ट चले जाएंगे, सॉरी 14 जाएंगे, 21 जाएंगे और 42 जाएंगे। और कोई छूट गया हुआ तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा। देखिए उनकी एक मैंने लिस्ट बना ली और लिस्ट बनाया कुछ इस तरीके से कि सभी एलिमेंट्स को मैंने कामा के माध्यम से अलग कर दिया और फिर उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ये रूप होता है रोस्टर फॉर्म का, ये रूप होता है रोस्टर रूप का, सारणीबद्ध रूप का, ठीक है ना। ये अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बात करूं कि x² - 5x + 6, x² - 5x + 6 = 0 के हलों का समुच्चय, सॉल्यूशंस का समुच्चय, हलों का समुच्चय। तो इसके हल कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता है हल को मतलब सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं और इसके जो हल आते हैं स्टूडेंट्स, वो होता है 2 और 3। अगर इस सॉल्यूशन का अगर आप हल निकालिए तो आपका 2 और 3 आएगा, चेक कर लीजिएगा। और 2 और 3 है और फिर इसको मैंने क्या करा, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। तो देखिए ये जो लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट बनाया और फिर उन एलिमेंट्स को कामा के माध्यम से अलग कर दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6 = 0 के हलों का समुच्चय मैंने बना लिया और इस तरीके से मैंने रख लिया। इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध। तो मैंने क्या बताया कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए स्टूडेंट्स। मैंने बोला कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी समुच्चय के अवयवों की एक सूची बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं और प्रत्येक अवयव को कामा के माध्यम से अलग करके उनको कर्ली ब्रैकेट में या मजले कोष्ठक में उनको बंद कर देते हैं। और इस तरीके का जो रूप होता है उस रूप को क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप बोलते हैं या सारणीबद्ध रूप बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं तो कुछ चीजें और भी मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट अभी मैं इरेज करना चाहता हूं क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। अगर आप अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। एक आध चीजें मैं और आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये तीसरा था, आइए मैं यहां से दिखाता हूं। अगर मैं बात कर लूं, ध्यान से समझिएगा,
अगर मैं चौथा एग्जांपल में देखूं तो इस तरह से धनात्मक सम संख्याओं का धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। अंग्रेजी वाले बच्चों को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, पिछले मतलब अभी जस्ट मैंने बताया वहां पर भी इंग्लिश में ही बोला, मतलब हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश में भी, मैं ऐसा इस वजह से कर रहा हूँ स्टूडेंट, मैं थोड़ी सी हिंदी यहाँ पे इस वजह से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी वाले बच्चों को मैंने देखा है कि अंग्रेजी वाले बच्चे कहीं थोड़ी बहुत जो है हिंदी के साथ अपना कंप्रोमाइज करके और अपनी पढ़ाई को, कंप्रोमाइज करने का मतलब ये है ना कि वो थोड़ा सा हिंदी को भी फोकस करके और अपनी पढ़ाई को जो है सही से कर लेते हैं। लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों को मैंने जनरली देखा है कि वो बच्चे जो है ना, मतलब जैसे उनके सामने इंग्लिश लिखा वो तुरंत ऐसा लगता है पैरालाइज हो गए, उनको बहुत बड़ी नफरत सी हो गई। जबकि हिंदी वाले विद्यार्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदी वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी आपको सीखना चाहिए क्योंकि आगे आपको हायर मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ाई करिए वो सब इंग्लिश रूप में ही मिलेगा। इंग्लिश से प्यार करिए, ठीक है ना। मैंने बोला ना आपको, हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर जो आपकी हिंदी है अगर वो मातृभाषा है तो आपकी इंग्लिश जो है आपकी सासू माता जैसे काम करेगी। तो दोनों को जो है जिंदगी में साथ साथ लेकर चलना और बैलेंस बनाकर लेकर चलना बहुत जरूरी है। कहीं भी अगर डिसबैलेंस करा तो उसमें फंसोगे आप, ठीक है ना। तो थोड़े से ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। तो धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्या को मतलब इवन नंबर को मैं इस से दिखा दे रहा हूं। और देखिए सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, धनात्मक सम संख्या तो कहां से स्टार्ट है, 2 4 6 8 और इस तरीके से करके अनंत तक इस तरह से जाएंगी, है कि नहीं। ढेर सारी जो है धनात्मक सम संख्याएं होती ही हैं। तो ये धनात्मक सम संख्याओं का समुच्चय इस तरीके से आप बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं तो उस एग्जांपल में चलो मैं दिखाता हूं कुछ इस तरीके से। मैं बता रहा हूं, इस तरीके से लिख रहा हूं, 10 से कम सभी विषम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय सभी विषम धनात्मक, जबकि इस तरह से होना चाहिए सभी धनात्मक, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं, सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों का समुच्चय मतलब सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 10, मतलब 10 से कम सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों का समुच्चय। नाउ सी, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑड है तो ऑड को मैं ओ से दिखा दे रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा 10 से कम धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। आप कहेंगे सर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो इनको इस तरीके से लिख दीजिए। तो ये आपका होता है रोस्टर फॉर्म। इसमें आप देख रहे हैं ना क्या है रोस्टर फॉर्म में। तो उम्मीद है आपको रोस्टर फॉर्म पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आइए सेट बिल्डर फॉर्म। इसी में स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैंने जनरली देखा है इसी में स्टूडेंट जो होता है पूरी तरह से कंफ्यूजन में रहते हैं और थोड़ी से मतलब इसमें डर भी जाते हैं, ठीक है ना। बट है ऐसा नहीं, ये तो मेरे को लगता है कि इससे भी आसान है, ठीक है ना। इससे भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म्स है कहीं ना कहीं आसान है। आइए मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इधर को मैं इरेज कर रहा हूं ताकि उधर मैं लिख पाऊंगा ठीक है ना। आइए अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, की सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट तो हमको लगाना ही लगाना है। जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट होता है, सेट के प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी,
एक तरीके से मैं उसको बोल सकता हूं उभयनिष्ठ गुणधर्म आपको दिखाई देगा। मतलब आप देखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट होगा, ठीक है ना, उस सेट के प्रत्येक अवयव में आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई देगी जो सब में कॉमन होगी, पहली चीज। और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन अवयवों को दर्शाने के लिए हम लोग किसी वेरिएबल जैसे x, y, z, इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है उस प्रॉपर्टी को लिख देंगे और लिखकर उसको कर्ली ब्रैकेट में अगर बंद कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने क्या बोला सेट बिल्डर फॉर्म में? मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में ये बोला स्टूडेंट्स कि हम लोग देखेंगे कि जो समुच्चय होता है, समुच्चय के प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। समुच्चय के प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है। कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि सेट के जो अवयव होंगे, अगर एक अवयव में जो गुण होगा वही गुण दूसरे में भी होगा, वही तीसरे में भी होगा, वही चौथे में भी होगा। अर्थात प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो कि बाहर का कोई अगर अवयव है उसमें नहीं होगा, बाहर के किसी अवयव में वो गुण नहीं होगा, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात मैंने क्या बोला? दूसरी बात ये बोला कि समुच्चय के अवयव को दिखाने के लिए हम लोग किसी वेरिएबल जैसे, वेरिएबल मतलब चर, वेरिएबल जैसे x, y या z का इस्तेमाल करेंगे और फिर कॉलन, एक मतलब साइन है, ठीक है ना, उस कॉलन का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद जो है उसकी प्रॉपर्टी को एज इट इज लिख देंगे और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। मेरे को पता है कि मेरे द्वारा बोलने से आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो आइए एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इस रोस्टर फॉर्म में। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था अंग्रेजी, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। नाउ यहां पे देखने से पहले अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म बताऊं तो रोस्टर फॉर्म क्या होता था स्टूडेंट्स? आप कहेंगे कि सर ए ई आई ओ यू, यही होता था ना, ए ई आई ओ यू, यही होता था। नाउ सी, हमको यहाँ पे प्रत्येक अवयव को नहीं लिखने की जरूरत है। मैंने क्या बोला? यहाँ पे क्या करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो समुच्चय है उसको कैसे दिखाएंगे। तो मैंने बोला ना कि इसमें क्या होता है कि जो सेट होगा, सेट के प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। कॉमन प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझिए। यहाँ देखिए, ए जो है इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है? एक वोवेल है, स्वर है। ई जो है इंग्लिश अल्फाबेट का जो है एक वोवेल है। आई जो है इंग्लिश अल्फाबेट का एक वावल है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ओ जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यू जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आप देखिए ना, जितने भी इस सेट के अवयव हैं सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं दिखाई दे रही है कि ये लोग जो हैं क्या हैं? ये लोग जो हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दी। मैंने बोला ना कि एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगी सेट के अवयव, प्रत्येक अवयव में, सेट के प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको साफ साफ दिखाई देगी, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? फिर हम लोगों ने क्या किया, करेंगे क्या इसको? तो देखो, वॉवेल्स है तो इस तरह से लिखेंगे वी, ठीक है ना, वी बराबर, फिर कर्ली ब्रैकेट, मैंने बोला ना कि कर्ली ब्रैकेट में इन सभी अवयवों को लिखने के बजाय हम लोग किसी और वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैंने ये भी बोला था ना कि प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देगी, और दूसरा मैंने ये बोला था कि इन अवयवों के अलावा बाहर से अगर कोई अवयव आए तो उसमें वो प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं दिखाई दे सकती। जैसे अगर मैंने मान लिया, मैंने लाया टी, तो क्या टी जो है, टी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। टी अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं। अगर मैंने बात कर लिया कि एम जो है अंग्रेजी वर्णमाला का जो है एक स्वर होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वही जस्ट मैंने क्या बोला सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको यही बोला कि इसमें सेट के प्रत्येक अवयव में आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि सेट के प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देगी। ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहला
जो दूसरे बाहर का अगर कोई अवयव होगा उसमें वो कॉमन प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं दिखा दे सकती, किसी बाहर के अवयव में नहीं दिखाई देगी। जैसे आपने लिया टी, टी में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है कि टी जो है इंग्लिश अल्फाबेट का जो है इंग्लिश अल्फाबेट का जो वोवेल्स हैं उसमें आता है टी, बिल्कुल नहीं आता है। एम आता है, बिल्कुल नहीं आता है, इसमें एक गुण होता ही नहीं है। ये दो बात होगी। और फिर मैंने क्या बोला कि इनको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। और वेरिएबल तो ध्यान से देखें, वेरिएबल का कैसे इस्तेमाल करना है, लिखेंगे एक्स, मैंने बोला ना एक्स वाई जेड, अपने मन से एज इट इज आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे एक्स और ये हम लोग लगाएंगे डबल डॉट, क्या लगाएंगे, डबल डॉट इस तरीके से, और इसको बोला जाता है कोलन। क्या होता है, कोलन, ठीक है ना, कोलन। बहुत लोग इसको हाँ कोलन कोलन कोलन, ये डॉट क्या है, कोलन। लेकिन पढ़ने का तरीका इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि एक्स कोलन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक्स कोलन ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे एक्स, फिर ये कॉलन मैंने अभी बोल दिया, लेकिन बोलना इस तरह से नहीं है, एक्स कॉलन, फिर हमको लिख देना है कि एक्स है क्या। तो मैंने बोला ना कि एक्स इन सभी अवयवों को लिखने के बजाय हम लोग लिखेंगे इन सभी को जो है एक कोई वेरिएबल मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सभी को क्या मान लिया, क्या मान लिया, सभी को जो है एक नया वेरिएबल के रूप में मान लिया, मतलब यही बता देगा इन सभी के बारे में। तो एक्स जो है ना, एक्स को मैं लिखूंगा एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स एक इस तरह से एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके से। मतलब इसमें क्या है, मैंने बोला ना कि जो कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देगी सभी अवयवों में, तो सभी अवयवों को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। और उस वेरिएबल का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कैसे कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे पहले इस तरीके से लिखेंगे, फिर एक कॉलन लगाएंगे, और फिर उस एक्स में किस तरह की प्रॉपर्टी छुपी है, तो भैया वो दर्शा रही है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है, एक वोवेल है, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना, पढ़ेंगे कैसे, तो मैं लिख रहा हूं इसको पढ़ना कैसे, सभी एक्स, देखो ये करली और ये एक्स, करली और एक्स, करली और एक्स, मतलब क्वेश्चन और एक्स, क्या बताएंगे, सभी एक्स। इसको पढ़ा क्या, करली एक्स को क्या पढ़ेंगे, सभी एक्स जहां जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ऐसे मैं क्या पढ़ूंगा, सभी एक्स जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इस तरीके से पढ़ेंगे। अंग्रेजी वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इस तरीके से देखो, करली ब्रैकेट एक्स, इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना, ऐसे पढ़ेंगे। और हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, सभी एक्स जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ना, अब आइए दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मेरे पास मतलब जगह की कमी है, डेट इज वाई मेरे को इस तरह से करना पड़ा है। नाउ सी, दूसरा अभी इसी में जो मैंने जो यहाँ पे लिया था उसी को मैं लिख कर दिखा रहा हूं, ठीक है ना। जो यहाँ पे लिया था उसी को बस मैं लिख कर यहाँ पर दिखाऊंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक है ना। क्योंकि आप कहेंगे सर ये वाला बताया तो उसको कैसे लिखेंगे, आप कैसे बोलेंगे ना सर अभी जो आप बताए थे उसको कैसे लिखना है, तो बस वही लिख के मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे दूसरा मैंने बताया था 42 के सभी गुणन खंडों का समुच्चय,
42 के सभी गुणनखंडों का समुच्चय। तो 42 के अगर सभी गुणनखंडों का समुच्चय करें तो देखो भैया एफ और इसमें क्या क्या था 1 3 और क्या क्या था जी 1 2 3 फिर 6 था 7 था फिर आपका 14 था 21 था और फिर आपको 42 था। देख लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ नहीं। अब देखिए यहां पर भी साफ साफ वही दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला था कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट होगा सेट के प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देगी। सेट के प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देगी। क्या ये दिखाई देगी कि ये सभी के सभी जो है ना ये सभी के सभी ये 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42 ये सभी के सभी क्या हैं 42 के डिवाइजर्स हैं गुणनखंड हैं। ये सभी के सभी क्या है 42 के गुणनखंड हैं। क्या 5 जो है 42 का गुणनखंड होगा नहीं। क्या 10 जो है 42 का गुणनखंड होगा नहीं। तो वही मैंने बोला ना कि ये जो सेट के अवयव होंगे प्रत्येक अवयव में एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई देगी जो बाहर के किसी अवयव में बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है ना। बाहर का कोई अगर एलिमेंट्स ले लिया जाए उसमें वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा कि वो इसका डिवाइजर होगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। नहीं तो बताइए 42 के इनके अलावा कोई और डिवाइजर होता है क्या? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिल ही नहीं सकता। तो सब में एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाई दी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि बाहर का कोई अवयव में वो गुण नहीं दिखाई देगा। तो बाहर का कोई अवयव जैसे आप ले लीजिए 5, क्या 5 जो है 42 का डिवाइजर होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं 11 जो है 42 का डिवाइजर होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो बाहर के अवयव में तो ये गुण है ही नहीं। बात समझ में आ रही है ना। बाहर के अवयव में ये गुण नहीं है। नाउ लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? तो यहां पे लिखेंगे एफ है ना, तो मैं लिखूंगा यहां पे स्टूडेंट्स एफ। अब देखो, अब तत्वों को दर्शाने के लिए अब इतना नहीं लिखना है। मैंने बोला ना इसको या तो आप x मानिए या तो y मान लीजिए या z मान लीजिए, कुछ ऐसे वेरिएबल्स मान लीजिए। तो पिछली बार मैंने x माना था, इस बार मैं y मान। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये कि अभी जस्ट जो पिछला क्वेश्चन अभी जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने करा उसमें मैंने क्या बताया? उसमें मैंने ये बताया कि जो अवयव हैं उनको दर्शाने के लिए इन सभी अवयव को लिखने की जरूरत नहीं। पहली बात तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में सभी के सभी अवयव को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को मैं क्या करूंगा? सभी के जगह मैं किसी एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर लूंगा, या तो x का इस्तेमाल करूंगा या तो y का इस्तेमाल करूंगा या तो z का इस्तेमाल कर लूंगा। तो अभी जस्ट मैंने x का इस्तेमाल कर लिया है। अब जो है मैं आप जो बोले या तो मैं x का ही इस्तेमाल कर दूं और नहीं तो मैं किसी दूसरे वेरिएबल अर्थात y का इस्तेमाल कर सकता हूं। चलो अब मैं y का इस्तेमाल करके दिखाता हूं। तो क्या लिखेंगे? y, फिर ये देखो सच दैट, मैंने बोला ना y सच दैट अब बोलेंगे, ठीक है ना। या देखो क्या सभी y जहां, अभी पढ़ने का तरीका मैंने बताया ना, सभी y जहां y है क्या? y जो है y 42 का एक गुणनखंड है। 42 क्या है? सॉरी y क्या है? 42 का एक गुणनखंड है। लिखने का तरीका ये है, मैंने क्या बोला? ये जितने 1 2 3 6 7 14 21 42 है ना, इनको सबको लिखने की जरूरत नहीं है। सबके जगह पे एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है ना। तो वेरिएबल का इस्तेमाल किया हमने y और फिर आगे हमको उसकी प्रॉपर्टी लिख देना है कि y है क्या। तो y जो है 42 का एक गुणनखंड है। और y की जगह अब क्या क्या आ सकता है? y की जगह पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 14 आ सकता है, 21 आ सकता है और 42 आ सकता है, ठीक है ना। जैसे ये होता है ना, मैं आपको मतलब इसको लिंक कर रहा हूं आपके स्कूल का नहीं, मतलब आपके क्लास के मॉनिटर से। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल को कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो क्या होता है, आप पूरे के पूरे विद्यार्थी चले जाते हो क्या? ऐसा नहीं है।
ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा वो बोलेगा कक्षा 11वीं के मॉनिटर को बुला दो। वही मॉनिटर क्या करेगा, पूरी कक्षा 11वीं का जो है एक तरीके से लीडरशिप करता है कि नहीं, एक तरीके से वही बताता है कि पूरे कक्षा 11वीं में क्या हाल चाल है। मतलब वो गया, मतलब पूरा कक्षा 11वीं चला गया। अब वो मतलब अगर बोला कि कक्षा 11वीं के बच्चे जो है बहुत बैड हैं, मतलब उसमें जो स्टूडेंट्स होंगे सब पे वो ब्लेम लगेगा, है कि नहीं। अगर उसने बोला कि कक्षा 11वीं के जो स्टूडेंट्स हैं सभी अच्छे हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं सभी अच्छे कहलाएंगे। मतलब सभी के जाने के बजाय एक कोई प्रतिनिधि गया और उसने ही सब कुछ क्लियर कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इन सभी को लिखने के बजाय मैंने किसी दूसरे टर्म को इस्तेमाल किया और दूसरे मतलब मैं बोल सकता हूं कि उसको मैंने दूसरा जो है कोई लेटर का इस्तेमाल किया, दूसरे वेरिएबल का इस्तेमाल किया और जो जाकर इनका प्रतिनिधित्व यहीं पे कर दिया। मतलब ये y और कुछ नहीं है, y एक 42 का एक डिवाइजर ही है, गुणनखंड ही है। सबको लिखने के बजाय इसने अकेले ही सबको डिफाइन कर दिया एक शॉर्ट भाषा में। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पढ़ा कैसे जाएगा, मैंने बोला ना कि सभी y जहां आप बोल सकते हो सभी y का समुच्चय, जहां सेट ऑफ ऑल x, इस तरह से सेट ऑफ ऑल y, या y तो y, सभी y का समुच्चय, y का मैंने पिछले बार में समुच्चय नहीं बोला था तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। सभी y का समुच्चय जहां y 42 का एक गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। इस तरीके से नहीं लिख लेंगे। सभी y का समुच्चय जहां y 42 का एक गुणनखंड है। सेट ऑफ ऑल y वेयर, या इस तरीके से आप बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ फैक्टर ऑफ 42। ठीक है ना, y इज अ फैक्टर ऑफ 42, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म और क्या बोलते हैं आपको यूरोस्टर फॉर्म, ये दोनों बातें जो है आपको समझ में, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट आपको उसके प्रॉपर्टी को लिख देना है कि वो जो एलिमेंट्स है ना उनमें कॉमन प्रॉपर्टी है क्या। जैसे देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सभी के सभी 42 के डिवाइजर है, भाजक है, गुणनखंड है। तो वही तो मैंने बस लिखा कि y जो है 42 का एक गुणनखंड है, किसी वेरिएबल से इंडिकेट कर देंगे पहला। वही भी यहाँ पे देखिए ये सभी के सभी अवयवों में क्या एक गुण है, सभी में एक ही गुण है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। तो इन सबको लिखने के बजाय मैंने क्या करा कि किसी वेरिएबल का इस्तेमाल किया और फिर मैंने उसको एज इट इज मैंने बस लिख दिया। इससे आसान तो यही है ना, किसी एक वेरिएबल का इस्तेमाल करो और उसकी प्रॉपर्टी को बता दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको रोस्टर फॉर्म अर्थात टेबुलर फॉर्म और आपको सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। दो बात मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा समुच्चय को लेकर कि समुच्चय में मैंने 2 पॉइंट्स और छूट गया, बस उन्हीं को बता दिया जिससे कि आपका जो एक्सरसाइज 1.1 वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो आज को नहीं करेंगे कल की क्लास में उसको करेंगे, बिकॉज आज का टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है ना, तो आज थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए और रुक जाइए। देखिए रोस्टर को मतलब रोस्टर करें, समुच्चय को दर्शाने के लिए जो विधियां हैं वो आपको समझ में आया। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या समझ में आया? अगर कहीं डाउट होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अब आइए, हाँ एक चीज मैं बता दूं कि जो समुच्चय होता है ना, समुच्चय में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का कुछ भी क्रम हो सकता है। क्रम डजंट मैटर, वो मैटर ही नहीं करता है। आप जो चाहे वो क्रम बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा v, ध्यान से देखिए v इक्वल टू AEIOU, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं v इक्वल टू, आई थिंक दिस इज विजिबल। देखिए यहां पे क्या है, v इक्वल टू क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो EAUOI। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या ऑर्डर है, यहां पे क्या ऑर्डर है कि नहीं, यहां पे कुछ अलग ऑर्डर है और यहां पर जो है कुछ अलग ऑर्डर है कि नहीं। इवन आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे v इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं OEIU
ए, कुछ ऐसा भी ऑर्डर बना सकते हैं, मतलब ऑर्डर आप कुछ भी ले सकते हैं। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं कर सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहला चीज इसको ध्यान रखिए। दूसरा चीज ये है कि सेट में एक अवयव 2 बार नहीं लिखा जाना चाहिए। एक अवयव को 2 बार हम लोग नहीं ले सकते हैं सेट में, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कैसे, आइए मैं दिखाता हूं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आइए, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा मैथमेटिक्स। मैंने क्या लिखा, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सी, और मैंने बोला कि मैथमेटिक्स के सभी अक्षर यानी लेटर्स, अक्षरों का समुच्चय। मैंने क्या बोला, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो मैथमेटिक्स में कितने अक्षर हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो ये क्या हो जाएगा, एम फॉर मैथमेटिक्स में दिखा दे रहा हूं, मतलब इस सेट को कुछ और मैं नाम दे रहा हूं। इस सेट को मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दे, चलो मैंने इस सेट का नाम दे दिया एम, और इसमें जो है सभी अक्षर मैं लिखता हूं। तो क्या है, एम, ए, फिर देखिए टी, फिर एच, फिर ई, फिर एम, फिर ए, फिर टी, फिर आई, फिर सी, फिर एस। तो 11 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे आप देख रहे हैं, एक चीज आप देख रहे हैं, सर एम 2 बार लिखा गया, ए 2 बार लिखा गया, एंड टी 2 बार लिखा गया, और कोई लिखा है 2 बार नहीं, ये 3 जो है आपको 2 बार लिखा है। तो हमको, मैंने बोला ना कि एक सेट में एक एलिमेंट 2 राउंड नहीं लिखा जाएगा। तब क्या करेंगे इसको, तब इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, इसको n इक्वल टू लिखेंगे m a t h e, फिर I, फिर C और फिर S, बस यहीं तक लिख देंगे, यहीं तक बस काम हो गया, आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो एक सेट में एक अवयव 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं, स्कूल, SCHOOL, स्कूल की स्पेलिंग सही लिखा ना, SCHOOL, हाँ। इसके सभी अक्षरों का जो है मैं क्या करूं, सेट बना दूं। तो देखिए इसको मैं नाम दे रहा हूं, कुछ अलग नाम दे, चलो मैं टी नाम दे दिया इस सेट को, और इसमें मैंने लिखा SCHOL। देखिए यहाँ O 2 बार है, लेकिन मैंने 2 बार नहीं लिया, मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि एक सेट में एक अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे, इस वजह से O 2 बार तो आया, लेकिन उसको मैंने 2 बार नहीं लिखा, मैंने लिखा उसको एक ही बार, ठीक है ना। तो ये था स्टूडेंट्स आज का क्लास, और उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर कहीं डाउट होगा स्टूडेंट्स तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं उसको अगला जो क्लास आएगा उस अगले क्लास में मैं आपको बता दूंगा, कहीं आपको डाउट छोड़ूंगा नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में 1.1 एक्सरसाइज के साथ। चूंकि स्टूडेंट्स आप चाहें तो 1.1 एक्सरसाइज को अब आप कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा, बट मैं उसको कराऊंगा स्टूडेंट्स, लेकिन आप अपने से भी जितना हो सकता है उसको कर दीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय।